हेलो, वेलकम टू रियल जियोपॉलिटिक्स। मैं हूँ ऋषि व्यास। आज हम बात करने वाले हैं कि जो बांग्लादेश है उसको अपना जो ड्यू किस्त है, जो भी उसकी बकाया पेमेंट है लोन की, वो उसको पे करनी है टू रशिया। बट ये अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रशिया को ओवरऑल यूएसए ने स्विफ्ट जो कि इंटरनेशनल सिस्टम है उससे बाहर कर रखा है। तो रशिया जो है अभी डॉलर के अंदर तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता कोई भी पेमेंट है वो, इसलिए बांग्लादेश रशिया को अभी पेमेंट नहीं कर पा रहा है। तो रशिया ने खुद एक न्यू ऑप्शन दिया है बांग्लादेश को कि आप सिंपली जाओ और इंडिया से इंडियन रुपीस में हमको सारे के सारा पेमेंट कर दो, क्योंकि आपका जो इंडिया और बांग्लादेश का जो ट्रेड है वो रुपीस के अंदर होता ही है। आपने ये सेटलमेंट तो कर ही रखा है, तो आप तो सिंपली रुपी में हमको पेमेंट कर दो, ये बोला है रशिया का। तो ये इंडिया के लिए कितनी बड़ी बात है और रुपीस को एक ग्लोबल करेंसी बनाने में ये एक स्टेप हो सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्यों हो रहा है और बांग्लादेश चाइना के थ्रू पेमेंट क्यों नहीं करना चाहता। ये सब हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हो ये रहा है कि बांग्लादेश को बनाना था एक न्यूक्लियर पावर प्लांट अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश में उस टाइम पे, लगभग मैं बता रहा हूँ 2017 से पहले पहले की बात है ये, वहाँ पे इलेक्ट्रिक क्राइसिस था। रशिया ने इसको हेल्प किया कि हम आपको रुपापुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट बना के देंगे। बट इसकी कॉस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा थी। इसकी कॉस्टिंग बताई जा रही है कि $13 बिलियन से ज़्यादा थी। तो रशिया ने ये सारा का सारा अमाउंट, लगभग 90% अमाउंट जो है वो लोन के रूप में बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश को एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसका नाम है रूपपुर वो बना के दिया। इसका काम लगभग 2017 में शुरू हो गया था। तो ये जो लोन की किस्त है वो बांग्लादेश टाइम टू टाइम रशिया को पेमेंट कर रहा था। बट प्रॉब्लम ये आई कि रशिया ने जब यूक्रेन में वॉर छेड़ी और उसके बाद अमेरिका ने रशिया को स्विफ्ट मेथड से बाहर निकाल दिया। तो अब रशिया और रशिया में जितने भी बैंक हैं वो किसी भी कंट्री से एटलीस्ट डॉलर में तो पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो हुआ ये है कि इसकी जो भी किस्त ड्यू थी बांग्लादेश के जो पावर प्लांट की, तो अब ये रशिया लेना चाहता है। तो ऑब्वियसली बात है कि यूएसए के डॉलर से तो वो नहीं ले सकता है। रशिया ने सिंपली यह कहा है कि आप डॉलर को मारो गोली। आप तो एक काम करो, आप जाओ इंडिया के पास में और इंडियन करेंसी को परचेज करो और इंडियन करेंसी को लेकर हमको पेमेंट कर दो डायरेक्ट। हम इंडियन करेंसी रुपीस को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अभी आप फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये आर्टिकल देख सकते हैं कि ढाका रूल्स आउट अल्टरनेटिव करेंसी पेमेंट विथ मॉस्को। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल यही बोला जा रहा है, आप इंडियन करेंसी रुपीस में इजिली पेमेंट कर सकते हैं। ढाका को ये ऑफर दिया जा रहा है रशिया के द्वारा। जैसे मैं बता रहा हूँ, ढाका ट्रिब्यून ये वहाँ का लोकल कोई अखबार है, तो उसका भी यही कहना है कि जो रूपपुर पावर प्लांट को बनाने की जो कॉस्टिंग थी और उसका जो भी लोन लिया गया था, तो अब रशिया वाले ये कह रहे हैं कि आप सिंपली इसका पेमेंट रुपीस में कर सकते हैं बिल्कुल। पर ढाका वालों का ये कहना है कि हमारे पास ऐसा कोई मेथड अभी अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि हम इंडिया से रुपीस में पेमेंट करते हैं, बट वो सिर्फ इंडिया बांग्लादेश के बीच में है और किसी कंट्री के बीच में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ढाका का कोई भी बैंक इसको अभी एक्सेप्ट करने की कंडीशन में नहीं है। इसके लिए हमको एक नया रूल लाना पड़ेगा। उसके लिए रशिया, इंडिया और बांग्लादेश इन तीनों को एक टेबल पर नेगोशिएशन के लिए बैठना होगा और डिसाइड करना होगा कि अगला पेमेंट, अगली किस्त किस प्रकार से आप इंडियन रुपीस के अंदर पेमेंट करेंगे रशिया को। तो ये सब कुछ डिस्कस करना होगा। ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हाथों हाथ एक स्टेटमेंट से हो जाएगा। इसके लिए लंबी डिस्कशन चलेगी अभी। तो रशिया का सिंपली ये कहना है कि हम बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर एक रशियन बैंक को खोलेंगे, जो कि ये जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है बांग्लादेश से होके इंडिया से होके रशिया तक, जितना भी ट्रांजेक्शन हम करने वाले हैं वो स्मूथली कर पाए, इसके लिए हम ढाका में रशियन बैंक को खोलेंगे। तो ये एक देखो बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है कि जो रुपीज हैं उसको एक ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए ये एक मतलब बहुत बढ़िया स्टेप हो सकता है। क्योंकि ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं कि जो भी हम रशिया से ऑयल परचेज करते हैं, जो भी मिनिमम कॉस्टिंग होती है, उसका जो पेमेंट है हम डॉलर में नहीं कर रहे हैं। उसका पेमेंट हम उसका सारा का सारा पेमेंट रुपीस के अंदर कर रहे हैं और रशिया उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है। रशिया की तरफ से कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं आई है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ एक चैलेंजेस भी हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया इसको इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं, क्योंकि चाइना भी इस डील से पीछे हट चुका है एक बार। तो देखो, चाइना जैसी कंट्री भी हट गई तो इंडिया को भी सोचना होगा कि ये जो पेमेंट है जो कि हम बांग्लादेश से लेकर रशिया को करने वाले हैं रुपीस के अंदर, वो एक डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि यूएस यहाँ पे हम पर सैंक्शन भी लगा सकता है एक्स्ट्रा। तो ये भी देखना होगा क्योंकि हम सीधा कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसके रिगार्डिंग देखते हैं क्या स्टेटमेंट आती हैं आने वाले टाइम में। और देखो, रशिया है उसके पास में वैसे ही सरप्लस में इंडियन रुपीस पड़े हैं, क्योंकि हम जितना भी ऑयल परचेज करते हैं रशिया से उसका सारा का सारा पेमेंट हम इंडियन रुपीस में ही करते हैं।
रशिया के पास में बहुत ही मैसिव अमाउंट में इंडियन रुपीस हैं, तो उसका वो इस्तेमाल इंडिया में कोई भी सामान खरीदने के लिए कर सकता है इजीली। यहाँ से वो मसाले लेके जा सकता है, कॉटन हो गया, या फिर जैसा कि हम देख सकते हैं कि अभी पीछे न्यूज़ थी कि मतलब यूक्रेन ने जो रशिया की जो ऑयल रिफाइनरी है उस पर उसको जब टारगेट किया था, तो रशिया के अंदर कच्चा तेल तो बहुत है, बट रिफाइनरी की अचानक से कमी आ गई और रशिया के अंदर कच्चे तेल की जो है वो शॉर्टेज हो गई थी। उस टाइम पर रशिया ने इंडिया को बोला था कि आप हमको रिफाइंड ऑयल दीजिए, तो उस टाइम पे चाहे तो रशिया इंडियन रुपीस को बिल्कुल आराम से इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उसके उनके पास में सरप्लस में इंडियन रुपीस पड़े हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल उसकी वैल्यू तो खूब ही है, क्योंकि वो इंडिया से कुछ भी परचेज कर सकते हैं। और एक बात ये भी है कि अभी जो इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है, $1 के बराबर लगभग 95.39 रुपीस है इंडियन, जो कि अभी मैं बोलूंगा थोड़ा सेटल हुआ है, वरना वो तो लगातार गिरता ही जा रहा था। तो जो इंडियन रुपीस की वैल्यू गिर जाती है बार बार, तो ये इसलिए भी होता है कि क्योंकि हमारी जो रुपीस है उसकी एक्सेप्टेंस कितनी है ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब डॉलर तो देखेंगे तो डॉलर तो वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री यूज कर रहा है, बट इंडियन रुपीस को इतना यूज नहीं लिया जा रहा है। जबकि मैं बोलूंगा चाइना भी ढंग से खेल रहा है। चाइना की जो युवान है, जो कि ट्रेड के अंदर वो कई देशों के अंदर यूज कर रहे हैं, बट इंडिया अभी तक इतना नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इस रेस के अंदर तो पीछे हैं ही। और जैसे ही इंडियन रुपीस की जो वैल्यू बढ़ती है, तो हम देखेंगे कि ये जो अचानक से क्रेज की थी ना इंडियन रुपीस, ये भी होना कम हो जाएगा और इंडियन रुपीस भी एक तरह से कह सकते हैं कि सेटल हो जाएगा। ये बार बार इतना नहीं गिरेगा और लगभग स्टेबल बन जाएगी इंडियन रुपीस, जो कि अभी नहीं है। तो ओवरऑल इंडिया का इन्फ्लुएंस इससे जो है वो साउथ एशिया में और ज्यादा बढ़ेगा। देखो, शुरुआत में तो चाइना भी हेल्प करने के लिए आया था बांग्लादेश की, कि हम ये जितना भी सारा पेमेंट है वो हम चाइनीज युवान के अंदर कर देंगे। बट चाइना को सबसे बड़ा डर ये लगा कि यूएस ने जो भी सैंक्शन लगा रखे थे उनके ऊपर, ये और ज्यादा बढ़ा सकता था उस टाइम पर। बट चाइना को सबसे ज्यादा डर है वो इस चीज का था कि यूएस कहीं पर हम पर सेकेंडरी सैंक्शन वगैरह नहीं लगा दे। ये चाइना का सबसे बड़ा डर था। चाइना जो है वो अमेरिका उसके लिए सबसे बड़ा मार्केट है। अमेरिकन बैंकों में जो चाइनीज पैसा है वो मतलब बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर पड़े हैं वहाँ पे। चाइना ने मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं इन यूएसए और उसका बहुत सारा पैसा भी पड़ा है वहाँ पे। तो चाइना इस तरह की कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। और चाइनीज जो भी बैंक थे, इंटरनेशनल बैंक ऑफ चाइना है या फिर कोई भी बैंक है, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इस तरह के जो भी ट्रांजिशन है वो हम नहीं करेंगे। और चाइना के सारे पैसे को वहां पे ब्लॉक भी किया जा सकता था अगर इस तरह की ओपनली हेल्प की जाने लगी तो इस वजह से चाइना यहाँ पे पीछे हट जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर चाइना पीछे हट गया तो इंडिया क्यों आगे आया है। इंडिया पर भी तो सैंक्शन वगैरह इम्पोज किए जा सकते हैं इसके चलते, क्योंकि इंडिया भी तो रूल को ब्रेक करके ही कर रहा है ना। तो नहीं, रूल को वो ब्रेक नहीं कर रहा है, बल्कि जो इंडिया है वो एक लूप होल का इस्तेमाल कर रहा है। लूप होल ये है कि देखो, इंडिया और बांग्लादेश में ऑलरेडी ही जो रुपीस को लेकर अंडरस्टैंडिंग है, जो रुपीस में ट्रेड होता है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। हम 2023 से लगभग जो है रुपीस के अंदर जो ट्रांजेक्शन है वो कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी ये सिस्टम डेवलप कर रखा है। हम बस इस सिस्टम के अंदर एक थर्ड पार्टी इनवाइट कर रहे हैं, जो कि है रशिया। बस हम इतना सा स्टेप कर रहे हैं कि हम बांग्लादेश और इंडिया में जो ये ट्रेड हो रहा है रुपीस में, बस एक एक्स्ट्रा पार्टनर को ऐड कर रहे हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो इंटरनेशनल जो भी नियम है उसको कोई भी उल्लंघन नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि लूप होल है जिसका इस्तेमाल इंडिया कर रहा है। क्योंकि अगर चाइना ये ओपनली करेगा तो चाइना पर सैंक्शन लग सकते हैं, बट इंडिया पे सैंक्शन नहीं लगेंगे। बट हालांकि देखो, इंडिया पर प्रेशर तो बनाया जा सकता है इंटरनेशनली कि आप रशिया की हेल्प कर रहे हैं। इस तरीके से इंडिया पर सैंक्शन लग पाना काफी मुश्किल होगा। तो इस चीज के अंदर जो बांग्लादेश का जो सोनाली बैंक है वो इसमें हेल्प करेगा। वो इंडिया के अंदर एक वोस्ट्रो अकाउंट खोलेगा। वोस्ट्रो का मतलब होता है कि इंडियन बैंक के अंदर एक विदेशी अकाउंट होगा, जिसके अंदर जो सारा का सारा ट्रांजेक्शन होगा वो इंडियन रुपीस के अंदर ही होगा। उसको बोलते हैं वोस्ट्रो अकाउंट। तो इंडिया के अंदर बांग्लादेश का जो सोनाली बैंक है वो वोस्ट्रो अकाउंट खोलेगा और उसके थ्रू जो भी रशिया का जो चैनल है उसको ऐड किया जाएगा। तो वो ओवरऑल एक ही चैनल बन जाएगा। जैसे अभी इंडिया जो रशिया को पेमेंट करता है, सेम उसी चैनल का यूज करते हुए जो बांग्लादेश है वो इंडियन रुपीस में रशिया को ट्रांजेक्शन कर पाएगा। तो इसमें फाइनल क्या होता है वो तो आईजीसी की जो मीटिंग है इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की, उसी में फाइनल होगा कि बांग्लादेश और रशिया के बीच में ये जो डील हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन आते हैं इसके रिगार्डिंग तो मैं अपडेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।